क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। जलसे बहुत होते हैं, जलसे बहुत होते हैं, पर मैं जाता नहीं। थक जाता हूं पर मैं हारता नहीं। मैं एक कमांडो हूं, इसलिए जीते बगैर मानता नहीं। तो कमांडोज, हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि किडनी किस प्रकार से फंक्शन करती है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने देखा किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, यूरिन का हमने एनालिसिस करके देखा कि यूरिन जो है वो हमें क्या बतलाता है ह्यूमन हेल्थ के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में भी बात किया था। हमने देखा था पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड दी यूरेथ्राइटिस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जितनी चीजें लेक्चर में कवर हो रही बेटा वो सब एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने 100% एनसीईआरटी के अलावा बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ चीजों को हमने कवर किया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, जिसमें हम जो है रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, आपसे कहा था मैंने कि 1 2 3 4 5 लेवल करके दिया था, तो उसका आंसर पूछा था आपसे। तो आप सबने, अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मैं आपको एग्जैक्टली सही टेबल दिखाया था। देखिए आप ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, और इसी का लेवलिंग मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। चलिए, फिर हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा था मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में बात किया था। हमने देखा था कि कैसे व्यक्ति को जो है यूरिनेशन के लिए मालूम चलता है और क्यों व्यक्ति को यूरिन पास करने की इच्छा होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि वॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल के इसके बारे में हमने बात किया था। तो आज का जो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है, वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जहां पर जिसका संबंध जो है वो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स से होता है, ठीक है। आपको बताना है ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जिसका संबंध मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स से होता है। क्या वो हिस्सा हाइपोथैलेमस है, क्या वो हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा है, क्या वो हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से क्या वो हिस्सा जो है वो सेरिबेलम है, क्या वो हिस्सा पोन्स है, ठीक है। तो आपको बतलाना है कि कहां पर जो है मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो वहां से वॉलेंट्री कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आपको यह भी बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से से, के स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से का संबंध जो है वो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स से, के स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से का संबंध मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स से, ये भी आपको बतलाना है। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक नंबर 1, ब्रेन का कौन सा हिस्सा मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स या यूरिनेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और वॉलेंट्री कंट्रोल लेने में हेल्प करता है, और स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा हिस्सा होता है जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में रोल प्ले करता है, ठीक है। क्लियर क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए, तो और अब एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूं, और मैंने हमेशा आपसे कहा है जो भी मैं क्वेश्चन करता हूं एक पतली कॉपी में उसको नोट कर लिया करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के। तो अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है, रीनल ग्लाइकोसूरिया में किस शुगर लेवल के बाद के, एंड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड शुगर लेवल के, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड शुगर लेवल, ठीक है, जिसके बाद जो है वो यूरिन में शुगर बाहर आने लगती है। तो आपको बताना है वो थ्रेशोल्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है जिसके बाद यूरिन में ग्लूकोज बाहर आने लगता है, और इसे हम बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। याद है आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने देखा पूरा हमने देखा किडनी क्या स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शन, हमने ये भी देखा हमने कैसे रेगुलेशन होता है उसका, कैसे जो है वो यूरिन को पास करने के लिए इंडक्शन मिलता है, सब कुछ चीजों को हमने देखा है पट के। अब थोड़ा सा हम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है जो किडनी है उसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, जैसे लंग्स है। लंग्स क्या करते हैं बेटा? लंग्स CO2 को बाहर निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बन रही होती है, यानी होता क्या है जब हमारा सेल्स और टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, तब एंड प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2, H2 और एनर्जी के। भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करोगे, उससे एनर्जी निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। एनर्जी ATP के फॉर्म में सेल इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। वाटर, मेटाबॉलिक वाटर होता है, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा
हिस्सा बन जाता है, CO2 को बाहर निकालना पड़ता है। तो CO2 को बाहर निकालने के लिए अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कैसे बाइकार्बोनेट्स होता है, कैसे क्लोराइड शिफ्ट होता है, याद है नटके, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम। तो मैंने आपसे कहा कि उस CO2 को फाइनली बाहर एक्सक्रीट कौन करता है, लंग्स करता है। फिर याद करो, मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन क्या करता है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, ओल्ड आरबीसी जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, और उससे क्या करता है, उसको जो है वो, मैंने आपसे कहा कि जब हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे जो है वो वाइल्ड पिगमेंट्स बनते हैं और बिलीरुबिन बिलीबर्डिन बनते हैं, और ये जो वाइल्ड पिगमेंट होते हैं उसको लिवर एक्सक्रीट करता है। तो वाइल्ड पिगमेंट्स को एक्सक्रीट करने में लिवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ए एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। तो उसी पर हम बात करेंगे। तो याद रखिए, ओवरऑल हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। हमने कहा एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, के किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से जो उपापचयी अवशिष्ट पदार्थ है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। किडनी, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि किडनी इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किडनी, ठीक है। अच्छा बताओ, यदि क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे मिलके, यदि जो है वो यूरिन के अंदर, यदि यूरिन में आपको जो है वो ग्लूकोज यूरिन में आपको जो है ग्लूकोज प्लस कीटोन आपको देखने मिल रहा है, के तो किस बीमारी का संकेत ये हो सकता है, के यदि यूरिन के अंदर आपको ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया की कंडीशन देखने मिल रही है, यूरिन का एग्जामिनेशन किया आपने और आपको मालूम चल रहा है ग्लूकोज भी यूरिन के अंदर प्रेजेंट है और इसके अलावा जो है कीटोन बॉडीज भी यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये किस बीमारी का संकेत हो सकता है, के तो नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि किडनी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है, लेकिन इसके अलावा लंग्स हुए, लिवर हुआ, स्किन, ये भी इन्वॉल्व होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर, ठीक है। चलिए बिल्कुल टू दी पॉइंट हम एनसीईआरटी की बात करते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, के दूसरे ऑर्गन का उत्सर्जन में क्या भूमिका होती है उसको देखते हैं हम, के अदर देन किडनी, किडनी के अलावा लंग्स है, लिवर है और स्किन है, ये भी जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्टेज को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, वेरी वेरी IMP। कोई भी आंकड़ा जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, कोई भी डेटा जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के तो कितना CO2 यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन में कितना CO2 लंग्स से 1 मिनट में बाहर निकलता, तो हमने क्या लिखा कि अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, ठीक है ना, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, के तो कुछ मात्रा में वाटर वेपर्स के रूप में भी बाहर निकलता है, के इसका मतलब ये कि जो हमारे लंग्स है, के लंग्स है उससे CO2 बाहर एक्सक्रीट होता है और इसके अलावा H2O वेपर्स भी यहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि और तो ये हो गया कि मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो ये हो गया है हमारे लंग्स का प्रोसेस हो गया एक प्रकार से, के तो मैंने क्या कहा आपसे कि लंग्स जो होते हैं दे आल्सो बिहेव लाइक एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, के देखो बेटा प्राइमरली इनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर रिलीज करना, के तो हमने क्या कहा आपसे, मतलब ब्लड को डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना ये लंग्स का काम होता है, लेकिन वो चूंकि CO2 को बाहर निकाल रहे हैं और CO2 एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, के जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, तो इसलिए इनको हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर भी शामिल किया हुआ है, के तो हमने क्या कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसको एक्सक्रीट कौन करता है, उसको लंग से उसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लिवर पर, के ठीक, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, लिवर होता है, के हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लिवर है, और कोई यदि आपसे पूछता है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है ना, आपकी बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, के लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी, के ठीक है, ढूंढिएगा बताइएगा मुझे, छोटी क्लास का क्वेश्चन है, क्या हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे, के लेकिन एक इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो है लिवर, के और लिवर क्या करता है बेटा, इट सीक्रेट्स वाइल containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamins and the drugs, ठीक है।
तो मैंने आपसे कहा था कि लिवर जो है वो कई सारी जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कुछ दवाएं होती हैं उनको लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है। फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल है, अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर के अंदर होता है कि जो आप नॉर्मल कई सारी दवाएं खाती हैं वो भी जो है वो लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होती है उठ के। इसीलिए लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आपको बता दूं मैं, सिंपल सी एक मेडिसिन है जो आप बुखार होने पर क्रोसिन खाते हैं, आप कैल्पॉल खाते हैं, जिसको हम जो है वो मेडिकली हम उसको बोलते हैं पैरासीटामोल कहते हैं। तो पैरासीटामोल का भी जो हाई डोज होता है ना वो लिवर के लिए डेंजरस होता है। पैरासीटामोल का हाई डोज भी लिवर के लिए डेंजरस होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि लिवर जो है कई सारी दवाओं को भी डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी होता है। लिवर के अंदर जो है वो बाइल सॉल्ट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो इनको भी बाहर एक्सक्रीट, बाइल के थ्रू इनको बाहर एक्सक्रीट किया जाता है और मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्टेज के। तो जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है बाइल के थ्रू जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं, फिर फीसेस के थ्रू वो बाहर निकलते हैं के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिवर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि देखिए जो भी प्रोटीन एमाइनो एसिड आप ले रहे हैं डाइट में, उस एमाइनो एसिड को यूज करने के पहले उसका डीएमिनेशन है। देखो क्या होता है, आपने जो भी एमिनो एसिड, आपने कुछ भी खाया प्रोटीन में, ठीक है, आपने हाई प्रोटीन डाइट को लिया, प्रोटीन खाया आपने, अब आपने जो प्रोटीन लिया है उस प्रोटीन में वेरियस प्रकार के, कई प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उनको वो एज इट इज जो है सेल्स इस्तेमाल कर लेती है, वो एमिनो एसिड सेल में एज इट इज इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन कई एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको बॉडी इस्तेमाल नहीं करती है, या जो एक्सेस में, जो अतिरिक्त है, जितना चाहिए बॉडी को उतना सेल ने एमिनो एसिड को लिया, उतना उसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सेस एमिनो एसिड है या ऐसे एमिनो एसिड है जिसको बॉडी यूज करना नहीं चाहती है, जिसको बॉडी यूज नहीं करती है, उनका क्या होगा। देखो मैंने आपसे कहा था कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें केवल और केवल एमिनो एसिड के एल आइसोमर का इस्तेमाल होता है। एमिनो एसिड के डी आइसोमर को बॉडी जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं करती है। क्लियर? याद है आपको मैंने कहा था कि जब सेल्स को प्रोटीन बनाना होता है तो वो हमेशा एल आइसोमर ऑफ एमिनो एसिड का इस्तेमाल करती है, डी आइसोमर का इस्तेमाल नहीं करती है। हमने इस बारे में बात किया था बायोमोलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बात किया था हमने के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी आइसोमर वाले एमिनो एसिड है उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब सेल लिवर क्या करता है, लिवर उन एमिनो एसिड्स को जो है वो उनके एमिनो समूह को बाहर निकाल के न्यूट्रल करता है उठ के। और इसका मतलब ये जैसे ही लिवर जो है वो प्रोटीन एमिनो एसिड का डीएमिनेशन करता है, यानी एमिनो एसिड से एमिनो समूह को बाहर निकालना डीएमिनेशन कहलाता है, डीएमिनेशन करता है। तो अब जो एमिनो ग्रुप बाहर निकला है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक। तो उस अमोनिया का लिए क्या करना है हमें, उस अमोनिया को हमें यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन है या एमिनो समूह जो निकला है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, लिवर का काम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया साइकिल कहां होती है, लिवर में होती है। इसका मतलब यूरिया साइकिल, यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, वो लिवर के अंदर होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे कहा कि लिवर इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन के। ठीक, लिवर सेंड्स यूरिया एंड यूरिक एसिड टू द किडनी के, एंड ये क्या करता है, एमिनो एसिड को डीएमिनेशन करता है, यूरिया साइकिल से यूरिया बनाता है, और उस यूरिया को जो है वो फाइनली किडनी के थ्रू वो बाहर रिलीज करवाया जाता है। क्लियर? तो यूरिया और यूरिक एसिड लिवर में बनता है। इट सेंड्स हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड बाइल पिगमेंट टू द इंटेस्टाइन, और ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन को इंटेस्टाइन में भेजता है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए जिसको आप कहते हैं यूरिया साइकिल, एक्चुअली में वो क्या चीज, क्या हमने आपसे कहा, हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे यूरिया साइकिल, हमने वर्ड का इस्तेमाल किया। तो कैसे यूरिया बनता है, ठीक है? आप में से कई सारे कमांडोज ने बोला कि सर हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, हमें ऑर्निथिन साइकिल का, यूरिया साइकिल का हमें जो है क्वेश्चन आ रहा है और हमको बन नहीं रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अब आप में से वो जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, जनरली वो लोग हैं जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट को देखना नहीं चाहते हैं, के डोंट वांट टू सी द परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट। ठीक है, यदि परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट ले भी ली प्रिंट आउट तो देखना नहीं चाहते हैं। के एक बात क्लियर कर दूं, के कई बच्चों को लगता है कि अब एक सोचिए कि एक किसी ने मुझे कमेंट क्या पूछा, उसने लिखा कि सर, व्हाट्सएप पे लिखा उसने कि सर आप लोगों के यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर है, आप लोग इतने लाखों रुपया कमा रहे होंगे, फिर आप सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा कि आप किसी भी, आप जाके देख लीजिए, कहीं गूगल कर लीजिए, यूट्यूब
इज नॉट ए गुड मीडियम टू अर्न मनी के यूट्यूब इज जस्ट पीनट के कुछ भी नहीं है मूंगफली के दाने के बराबर है यूट्यूब पे। तो जो इतना बड़ा स्टाफ 40 लोगों का स्टाफ जो काम करता है ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दी जो सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफर्ड बाय द बायोमेंटर्स के। तो जितने कमांडो सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहे हैं, जो डीपीपी सॉल्व करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और जो परफॉर्मेंस शीट सॉल्व करते हैं, जो बूस्टर शीट सॉल्व करते हैं, सरप्राइज टेस्ट देते हैं, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बायोमेंटर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उनके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता है। यदि उनको हटा दें आप, तो इसमें एक सिस्टम में केवल एक व्यक्ति रह जाएगा, वो मैं रह जाऊंगा, और केवल बायोलॉजी के कुछ लेक्चर आएंगे, सब सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है उसको आप, वैसे कई लोगों का दिमाग में है कि दिस इज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बायोमेंटर, तो वैसा नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन है बेसिकली वो कंट्रीब्यूशन है, आपका योगदान है एजुकेशन रिवॉल्यूशन में के, आपका योगदान है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में जो न्यूनतम मिनिमम कॉस्ट में जो है आपके लिए बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके के। अब होता क्या है, जब हम जो है वो डीपीपी फॉलो नहीं करते हैं, बूस्टर शीट नहीं पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस शीट नहीं पढ़ते हैं, और हमें लगता है केवल लेक्चर सुन के काम हो जाएगा। तो देखो कुछ बच्चे कर सकते हैं साल के, लेकिन मैं कहता हूं कि सिस्टम का आप हिस्सा बनेंगे, आप जुड़ेंगे ना, तो उससे क्या होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए आप सोचिए कि कैसे चलता होगा के, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन चलता होगा। आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं कभी आपको, शायद बहुत पहले कभी एक आध बार कभी जिक्र किया होगा। व्हेन वी आर, अब हमको ऑफिस का रिक्वायरमेंट था बड़ा यहाँ पे, अब वो बड़ा ऑफिस कैसे आए, ठीक है, मतलब ऑफिस में लोगों को कहां बिठाओगे आप, ठीक है। रेंट पता क्या मालूम चला, रेंट तो बॉम्बे में रेंट तो बहुत ज्यादा है। रेंट बॉम्बे में आपको सन कैश होगा, बॉम्बे में जो रेंटल है वो कितना है, वो 300 से लेकर 350 रुपए स्क्वायर फीट के, कितना 300 से लेकर 350 रुपीज स्क्वायर फीट के रेंट है। तो मतलब रेंट तो बड़ा ज्यादा है इसका। फिर क्या किया, फाइनली मैंने आई डिसाइडेड टू सोल्ड माय वन ऑफ द हाउस, जो मेरे पास भोपाल में एक एक्स्ट्रा घर था, मैंने उसको सेल कर दिया के, देन वी परचेज ऑफिस के। तो समहाउ कभी कभी हम लोग जो है वो अपना ऐसा सोचते हैं कि नहीं आज हम करते हैं, कल ठीक हो जाएगा सब चीजें के। तो सोचिए आपके कि वैसे में यदि कोई बोलता है 300-400 रुपए के पाके लिए, क्योंकि ये गलत कर रहे हो आप, तो दैट इज रॉन्ग बेटा के। एंड आप सोचिए ना कि हम जो है वो कहीं कुछ भी चीज, हम कहीं ट्रेवल भी करते हैं, हमें टिकट लेना पड़ता, कुछ भी कर रहा है, अब कुछ भी फ्री नहीं है के। तो ये जो ये सिस्टम है, मैं कहता हूं आपसे कि ये इसको ऐसा सोचिए आपके, आपको गुरुदक्षिणा मुझे देना है, वो भी सिलेक्ट होकर के, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फ्यूल चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब वो छोड़ते हैं, बात निकला इसलिए बोल दिया आपसे। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सीट को अवॉइड मत मारिए उसको आप, ठीक है ना। देखिए उससे, क्योंकि उसमें मैं जो पॉइंट एक्स्ट्रा कवर करने तो वो उसके अंदर मैं डाल देता हूं कई बात के। अब देखिए जब हम यूरिया साइकिल का बात करते हैं तो कैसे बनता है यूरिया जो है वो लिवर के अंदर के। तो अभी हमने क्या कहा, हमने कहा देखो बेटा क्या होता है कि जो एमाइनो, जो अमोनिया है के, जो डीएमिनेशन किया था उससे अमोनिया बना। इस अमोनिया को क्या किया हमने जो है इस अमोनिया का इस्तेमाल किया हमने कैसे, और इसका हमने जो है यूरिया साइकिल में इसका इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्निथिन नाम का केमिकल है, दी ऑर्निथिन केमिकल जो होता है वो फाइनली जो है वो फाइनली क्या हुआ कि फाइनली जो है वो जुड़ जाता है किससे, कार्बोमाइल फॉस्फेट से जुड़ता है। तो क्या किया, अमोनिया में हमने एक CO2 को हमने ऐड किया, एंजाइम यहाँ पर हमने अमोनिया में एक CO2 को हमने ऐड किया, और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज के। जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज होता है इसको हम CPS बोलते हैं शॉर्ट में इसको CPS कहते हैं। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज होता है वो अमोनिया में एक CO2 को ऐड करता है, और जो है क्या बनाता है, वो मैंने आपसे कहा वो बनाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाता है। और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ऑर्निथिन से जुड़ता है, और यहाँ पर एंजाइम लगता है ऑर्निथिल कार्बोमाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लगता है, और इससे बनता है सिट्रुलिन बनता है। सिट्रुलिन में फिर क्या होता है, एक मैंने कहा सिट्रुलिन जो है उसमें जो है एक एस्पार्टेट जो ऐड हुआ, और यहाँ पर एंजाइम लगा आर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लगा, और इससे क्या हो गया, जो मैंने कहा आर्जिनिन सक्सिनेट बनता है। देन उसके बाद क्या करते हैं, एक फ्यूमरेट बाहर निकलता है, और यहां पर एंजाइम लगता है आर्जिन सक्सिनेट लाइज एंजाइम लगता है। देन उसके बाद आर्जिनिन बन जाता है, और आर्जिनिन में क्या करते हैं हम, एक वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं और यूरिया को हम बाहर निकालते हैं सेट के। जब आर्जिनिन में एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं, तो बन जाता है ऑर्निथिन बन जाता है। एक मॉलिक्यूल बनता है ऑर्निथिन का, एक बनता है यूरिया कट के। यहां पर एंजाइम लगता है आर्जिनिन एंजाइम लगता है के, एंड दिस इज द यूरिया साइकिल। मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज नॉट इन द सिलेबस के, सिलेबस में नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों पढ़ाया, 5 मिनट से क्यों बोलता है इसके बारे में, क्योंकि भैया कभी कभी एमसीक्यू बुक में एक क्वेश्चन दिखे आते हैं तो ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया उन्होंने। तो और ऐसा कहीं पे स्टेटमेंट बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी में नहीं देखने मिलता है। लेकिन थोड़ा सा जान लेना बेहतर है, ताकि एग्जाम में कभी कोई बाउंसर क्वेश्चन आए। क्योंकि देखिए ये
इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए था टेक्स्ट का के, लेकिन नहीं एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में क्यों नहीं है क्वेश्चन उठता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर को दिया उन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बस ये टाइटल है। आपकी एनसीईआरटी का टाइटल ये बिल्कुल नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो टाइटल होगा उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा उसमें जो जो होता है उसके अंदर। यहां पे टाइटल क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बस इतना टाइटल है। इसलिए यहां पर सिलेबस को उन्होंने लिमिट कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या कहा, हमने देखा यहाँ पे कि और यूरिया साइकिल में मैंने आपसे कहा ना बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो है कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, इज दी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो कि अब जो है वो अमोनिया को जो है एक CO2 से ऐड करता है, और वो CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है, कार्बोनिल फॉस्फेट बनता है, और ये कार्बोनिल फॉस्फेट सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है, और इसके बाद क्या बनता है, आर्जिनो सक्सिनेट बनता है, देन आर्जिनिन बनता है, और आर्जिनिन से एक यूरिया मॉलिक्यूल बनता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड किया जाता है, और फाइनली देखिए तो ये साइकिल लगातार चल रहा होता है। मतलब ये हुआ कि ये अमोनिया यहां से इंटर किया और यूरिया यहां से बाहर निकल गया अटके, और इसमें देखो बेटा यूरिया क्या, NH2CO NH2, ये दिस इज द यूरिया अटके, है ना, यूरिया क्या है, NH2CO NH2 इज द यूरिया, ठीक है ना, मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूं, पर आप चेक भी कर लेने के बाद के। तो मैंने क्या कहा, NH2CO NH2 इज द यूरिया, तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली, अमोनिया में CO2 को ऐड किया, और देखिए आप CO2 अंदर लेकर ऐड कर रहे थे ना उठ के साइकिल में के, तो ये तरीका है इसके काम करने का ना। तो मैंने क्या कहा कि जो यूरिया फॉर्मेशन मैकेनिज्म है क्या है, एक बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, एस्पार्टेट है, 3 ATP है, वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम किया है हमें, फाइनली क्या बन गया, यूरिया बन गया, फ्यूमेरिक एसिड बन गया, ठीक है, ADP बन गया, AMP बन गया, 2 फॉस्फेट एक पायरोफॉस्फेट मिल गया के। तो यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, की यूरिया जो है वो नाइट्रोजन के कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, और ये नाइट्रोजन आती कहां से, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आती है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहां पर होती है, लिवर सेल्स के अंदर होती है। यूरिया साइकिल इज पर्टिकुलरली एक्टिव आफ्टर ए हाई प्रोटीन मील एंड ड्यूरिंग ए स्टेट ऑफ स्टारवेशन, के जब व्यक्ति हाई प्रोटीन डाइट को लेता है, जब व्यक्ति हाई प्रोटीन डाइट को लेता है तो यूरिया साइकिल जो है वो अधिक ऑपरेट होता है। जब व्यक्ति स्टारवेशन यानी कुछ खाता नहीं है और उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, देन अगेन दी प्रोटीन यूज, पहले फैट यूज होगा, देन उसके बाद प्रोटीन यूज इस्तेमाल होना शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। अब याद रखिएगा, ये जो यदि हेपेटोसाइट सेल की बात करेंगे आप, यदि आप हेपेटोसाइट सेल की बात करेंगे तो यूरिया साइकिल के और एट दी जो यूरिया साइकिल है उसको ऑपरेट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज दिस सेल ऑर्गेनेल। अब ये क्वेश्चन साइटोलॉजी से कनेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन साइटोलॉजी से कनेक्ट हो गया, एंड हिपेटोसाइट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज हैविंग दी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप के, यानी जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज होता है, जो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा यूरिया साइकिल कंट्रोल करने वाला एंजाइम है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है वो जो CO2 है और अमोनिया है, यानी CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है और अमोनिया दोनों आपस में जुड़ते हैं, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जुड़ते हैं। तो इनिशियल यानी बिगिनिंग ऑफ दी जो यूरिया साइकिल का बिगिनिंग है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। देखिए आप साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको के। फिर सिट्रुलिन इज द केमिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से निकलकर बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, और वहां पे फिर सिट्रुलिन से जो है फाइनली यूरिया बनता है ना। यूरिया का फाइनली बाहर फॉर्मेशन कहां होता है, वो साइटोसोल में होता है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द यूरिया साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है साइटोलॉजी और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कनेक्ट करके। मुझे लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया कि सर समझ में नहीं आया, नहीं बन रहा है, तो उससे मुझे बताना पड़ रहा है आपको। अदरवाइज मैं इतना बोलूंगा आपसे कि कुछ गिनती की चीजें आप इसमें याद रखिए, इसके बाद जो है वो जो परफॉर्मेंस शीट में लिखा है ना उतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना, क्लियर। गॉट माय पॉइंट बेटा, ठीक है। मुझे मालूम है यार कि क्या होता है कि आप जब भी आप घबराते हो ना, ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे क्यों घबरा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं आपसे बेटा कि ऐसा होगा, ऐसा पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना छोड़ दो, इतना पढ़ लो के, और आप घबराते हो ना, तो उसमें क्या लगता है कि आपके मन में एक अविश्वास कहीं ना कहीं आ गया, वो लगता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद बच्चे क्यों ऐसा सोचते हैं कि, तो प्लीज बिलीव मी के, मतलब मैं आपका एक रत्ती भर भी आपका बुरा नहीं सोच सकता हूं, क्योंकि मेरी पहचान आपसे है कि बायोमेंटर्स कोई कोचिंग क्लास नहीं है, बड़ा भारी ब्रांड हो, कुछ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि यूरिया साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, वो साइटोसोल के अंदर होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि जो कार्बोमाइल
फॉस्फेट सिंथेटाइज के जो सीपीए से कार्बोइल फॉस्फेट सिंथेटाइज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल। इसको हम बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल। इसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल का ये पेसमेकर एंजाइम, इट इज द पेसमेकर एंजाइम ऑफ द यूरिया। एंड कितना यूरिया बनेगा ये दिस एंजाइम डिसाइडेड बाय दिस एंजाइम। क्या ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्लियर? तो कार्बोनिल phosphate synthesis is the pacemaker enzyme of the urea cycle. It is the one of the very important enzyme और इससे ही जो है यूरिया साइकिल की शुरुआत होती है। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात की हमने लिवर के बारे में। अब हम समझ गए अच्छे से कि लिवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, लिवर के अंदर बाइल पिगमेंट को बाइल के थ्रू बाहर निकालता है, लिवर के अंदर बाइल का फॉर्मेशन होता है। लिवर जो होता है वो कई सारी एक्सक्रीटरी प्रोसेस का हिस्सा होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये एवरीथिंग जो है वो इसके थ्रू ही बाहर निकलता है। चलिए अब बात करते हैं, हम स्किन पे आते हैं। ठीक है, द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सीक्रेशन के। आप देखना, हम सब लोगों में जो है वो स्वेट, पसीना आने पर के स्वेटिंग होने पर आप देखेंगे कुछ लोगों को, मैं क्लियर करके, कुछ लोगों में पसीना आने के बाद एक विशेष तरह की फ्रेग्रेंस आती है, दुर्गंधी होती है, कि हम ऐसा बोलते हैं कि सम पीपल आर हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल स्वेटिंग होने में। के अब मेरे परिचित थे, अभी कुछ दिन पहले वो आए थे। तो जनरली मुझे आपको क्लियर कर दूं एक बात कि मुझे माइग्रेन का समस्या है, लेकिन मेरा माइग्रेन जो है वो कैसे इंड्यूस होता है? मुझे माइग्रेन इंड्यूस होता है जब हाई जो है वो फ्रेग्रेंस के, जब कोई बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाता है तो उससे मुझे माइग्रेन हो जाता है। मेरे क्लिनिक पर भी जो है साफ मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कोई भी पेशेंट यदि ऐसा आता है जो एक तेज इंटेंस परफ्यूम लगाए हुए है तो वो मैं नहीं देख पाऊंगा के। और पहले ही पेशेंट जब अपॉइंटमेंट लेता पहले ही बताया था उनको कि देखो परफ्यूम लगा के मत आइएगा डॉक्टर साहब जो है वो मना करते परफ्यूम लगा के मत आइएगा के। अरे वो दिखा के जाएगा, सिर मेरा दुखने लगेगा, है प्रॉब्लम मेरे को के। और ये मतलब ये मेरे को प्रॉब्लम जो है काफ़ी लेटर है, समझ लीजिए कि जो है वो कुछ सालों पहले ही मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। पहले भी मुझे माइग्रेन का थोड़ा इशू था, लेकिन वो था हाईलाइट इंटेंसिटी से था, जैसे कि तेज सनलाइट है उससे कई बार माइग्रेन इंड्यूस जाता है। तो एक मेरे परिचित है, वो एक हमारे घर में कुछ छोटा सा गेट टुगेदर था, उसमें आए वो, उनको भी सबको मालूम है, मेरे फ्रेंड सर्कल मालूम है कि डॉक्टर डजंट लाइक परफ्यूम के। तो ठीक प्रॉब्लम है यार, उस मेडिकल क्या कर सकते हैं। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाए हुए थे, तो मैंने फिर मुझसे उनको रिकॉल किया, बोले कि यार आज क्या है कि हम बहुत ट्रेवल किए और हमारे पसीने में स्मेल आता है, इसलिए हमने उसको लगा लिया परफ्यूम को, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, उन्होंने बोला ऐसा। ठीक है, एंड फिर अब जो है वो तो है, अभी जो भी था बाद में उसका रिजल्ट एंड जो है, तो फिर मैंने फाइनली मास्क पुट किया। मेरे पास मास्क है जिसको लगाने के बाद गंध मुझे महसूस जनरली नहीं होती। ठीक, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनका पसीना जो है वो स्मेल करता है। ठीक है, कई, अब देखोगे टीवी में ऐड देखोगे आप, तो ऐड भरे पड़े, विज्ञापन भरे पड़े हैं, ऐसा भरा पड़ा है कि वो क्या होता है, जैसे ये मान लो ये डियो स्प्रे के, डियो स्प्रे लगाया के और उसके बाद चमत्कार हो गया डियो स्प्रे लगा के, पर एक्चुअली में डियो स्प्रे लगा के चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, ये सब टोटल और टोटल मार्केट है के, अरे बेचने के लिए वो, अरे आपका अपना डियो स्प्रे बेचने के लिए वो कोई भी फैंटासी व्यक्ति को दिखा देते हैं कि चलो वो आप समझदार है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इन चीजों को। तो एक्चुअली वो जो डियो स्प्रे आप देखेंगे जिम के दौरान में बहुत लोग, मेरे घर में पर्सनल ट्रेनर आता है मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए, मैं जिम नहीं जा पाता क्योंकि जिम में लोग भयंकर डियो स्प्रे लगाते हैं। मतलब एक होता है डियो स्प्रे छिड़क लेना, एक होता है नहा लेना डियो स्प्रे से। तो जो ट्रेंड आया है वो क्यों आया है? क्योंकि लोगों को लगता है पसीने से बदबू आ रही। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि देयर आर सम रीजंस। ठीक है, हम सबका जो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो अलग अलग होता है कंपोजिशन के। कुछ लोगों के अंदर जो है जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनके अंदर यूरिया का प्रोडक्शन भी अधिक होता है और वो मोस्ट ऑफ द यूरिया किडनी से एक्सक्रीट होता है, लेकिन उनके पसीने के अंदर भी यूरिया होता है। आप देखेंगे जनरली जो लोग बहुत फिटनेस को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट को लेते हैं, उनके अंदर जो है पसीने की स्मेल थोड़ी ज्यादा आती है। ठीक है, बजाय एक नॉर्मल लाइफ लीड करने वाले व्यक्ति के, क्योंकि वो यूरिया जो है वो कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरिया वो स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है और वो जब बाहर निकलता है तो जैसे वो इस पसीने से बाहर निकला उसके ऊपर अब यूरिया इज लाइक ए फूड फॉर बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करना शुरू करती है और वो बैक्टीरिया जैसे उसको यूरिया को डिकम्पोज करता है तो जैसी स्मेल यूरिन में आती है लगभग वैसी स्मेल आना शुरू आती है। ठीक है, तो व्यक्ति को जो है वो अनईजी लगता है।
एंड व्हेन यू आर यूजिंग परफ्यूम और डिओ स्प्रे, तो मैं एक बात कहता हूं सिंपल सी कि जब आप परफ्यूम या डिओ स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने आंखों के सामने ऐसे पट्टी डाल लिया अपने के, मतलब गंध तो प्रेजेंट है, वो बैक्टीरियल एक्टिविटी चल रही है, वो फ्रेग्रेंस गंध भी प्रेजेंट है के, और जो है वो आपने उसको मास्क करने के लिए आपने तेज गंध को ऊपर डाल दिया। एक्चुअली सही तरीका क्या है कि ज्यादा स्वेटिंग होने पर नहा लेना चाहिए, ठीक है, स्पॉन्जिंग कर लेना चाहिए, दैट इज द राइट वे। इट इज नॉट द राइट वे कि एक चीज जो हो रहा है, बदबू आ रहा है, उसके बाद फिर एक खुशबू का जोरदार फ्रेग्रेंस डाल दिया ताकि सामने, वो मास्किंग होता है उसके इफेक्ट के। मेडिकली जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं, मेडिकली बेनिफिट है अपने आप को क्लीन रखने का बेनिफिट है। चलिए, तो अभी सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं ये कि हम सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो एक्सक्रीट होते हैं स्वेट ग्लैंड से और सेबेसियस ग्लैंड से के। तो मैंने क्या लिखा है, द स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। ठीक है, देखिए आप ना स्किन सरफेस दिखाई पड़ रहा है, ये स्वेट पोर दिखाई पड़ रहा है, ये पसीने का स्वेट पोर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो है वो ये स्वेट ग्लैंड है, और स्वेट ग्लैंड से जो है वो पसीना बाहर स्वेट बाहर निकलता है, ठीक है ना। और स्वेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो बॉडी को कूल रखने में, इवोपरेशन करता है, बॉडी को कूल रखने में भी रोल प्ले करता है। फिर आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई पड़ रही है ये सेबेसियस ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको, और ये हेयर रूट के पास से निकल रही है, और सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है, ऑयल ग्लैंड, एक प्रकार की ये ऑयल ग्लैंड होती है जो सीबम को या ऑयल को रिलीज करती है। ठीक है, क्लियर, देखिए आप, ठीक है बेटा। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. है ना? Sweat produced by the sweat gland is a watery fluid containing sodium chloride, a small amount of urea, lactic acid के। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, बहुत एक्सरसाइज करोगे तो लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मसल में भाई एक फटीक के दौरान क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है के। फिर हाई प्रोटीन डाइट में यूरिया अधिक बनता है के। तो इसीलिए पीपल हु आर वो, मैं ये नहीं बोलता कि एक्टिव होना बंद कर दें, हाइपर एक्टिव रहिए आपके, लेकिन इसीलिए आपको भी गौर करना है। मैं मुझे नहीं मालूम कि आप जिस टाउन में रहते हैं वहां पे जिम में क्या है, लेकिन मुझे मालूम है बॉम्बे के अंदर और इवन इन भोपाल, इंदौर, वहां पे जितने भी जिम होते हैं, अच्छे जिम होते हैं, दे ऑल जिम्नेजियम, उनके पास में जो है शॉवर के लिए जो बाकायदा शॉवर एरिया होता है, दे हैव 4, 5, 6 शॉवर स्टेशन, जहां पे लोग वो जो है जिम करने के बाद नहा लेते हैं। बॉम्बे में जिस जिम में पहले कुछ साल पहले मैं जाया करता था, वो जिम जो है वो फिटनेस फर्स्ट के नाम से एक जिम था, तो वहां पे भी बड़ा अच्छा सा उन्होंने शॉवर एरिया बना रखा था, उन्होंने छोटे छोटे वॉशरूम बना रखे थे कि मैं आप जिम कीजिए उसके बाद नहा लीजिए, क्योंकि स्वेट तो पसीना तो निकलेगा ना आपको, लैक्टिक एसिड भी होगा उसका, यूरिया भी उसके अंदर होगा, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, आप जिम करते हैं आपके, तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और इंटरेस्टिंग बात है कि वी नो, हम सबकॉन्शियसली जानते हैं इसको कि एक्सरसाइज करने के बाद दौड़कर आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, पसीना आता है, चलो नहा लेते हैं आपके। व्हाई? हमारा ब्रेन हमको ट्रेंड किया ऐसे। मेडिकल रीजन सामने आपके कि मैंने आपसे कहा कि स्वेट जो है उस वाटरी फ्लूइड है, उसका सोडियम क्लोराइड होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, करके दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। कि मैंने आपसे कहा ना, प्राइमरी फंक्शन पसीने का क्या होता है, बॉडी को कूल रखना, इवोपरेशन करता है, लेकिन इसके साथ में कुछ वेस्टेज को भी बाहर निकालता है। वो वेस्टेज क्या है, कुछ अमाउंट यूरिया का होता है, कुछ सोडियम क्लोराइड का अमाउंट होता है, और जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीबेशियस ग्लैंड की, बात करते हैं। सीबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम के। जो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं वो जनरली हेयर रूट के पास में होती है, और उनसे सीबम निकलता है, और सीबम में स्टेरॉल होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, कुछ वैक्सेस होते हैं के, और ये सीक्रेशन जो होते हैं। अब ये सीक्रेशन क्या काम होते हैं, ये बेसिकली जो है वो सीबम जो होता है वो स्किन पे फैल के एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग को मारता है। दिस सीक्रेशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप नहा कर आते हैं, आप क्या, जब आप फेस वॉश करते हैं, उसके बाद फेस वॉश करने के बाद आप गौर कीजिएगा कुछ मिनट तक चेहरा थोड़ा खिंचता हुआ लगता है।
क्योंकि वो आपने जो एक कवरिंग था, जो सीबम कवरिंग था, आपने उसको साबुन से दिया, आपने प्रॉपर सोप का इस्तेमाल किया है आपने, और उसके बाद अपने फेस को धोया है, तो चेहरा खिंचता हुआ लगेगा। लेकिन कुछ मिनटों के बाद के 15 मिनट या 20 मिनट के बाद में आपको वो खिंचाव महसूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्किन के जो सीबेसियस ग्लैंड है वो ऑयल को रिलीज करेंगी और ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, और ये ऑयल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको कई सारी स्किन की बीमारियों से भी सेव करता है। कभी गौर कर रहा है आप, मार्केट में जितने भी फेस वॉश मिलते हैं, अधिकांश फेस वॉश में लिखा होता है सोपलेस फेस वॉश। चाहे आप जो है वो अयूर का फेस वॉश यूज करें, आप चाहे आप जो है वो जितने जाने कितने ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, पियर्स का, पॉन्ड्स का, कोई भी फेस वॉश आप यूज करें। फेस वॉश की बात करें, फेस वॉश में क्या होगा, बेसिकली सोपलेस होगा उठ के, ताकि वो ऑयल फ्री, सोपलेस, और कई सारे, तो वो क्या होगा, वो एक प्रकार से जो है वो सोपलेस होने से क्या करेगा, वो आपका सीबम का पूरा पूरा लेयर साफ नहीं करेगा उठ के, क्लियर, कि उसको नहीं निकालेगा, नमी को बनाए रखेगा, वो मॉइस्चर को बनाए। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो जो है चेहरा धोने के बाद वो दे आर यूजिंग मॉइस्चराइजर या एमोलिएंट, कोई भी क्रीम स्किन पे लगाई तो उसे हम एमोलिएंट कहते हैं, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी एक जो है वो क्रीम, चाहे वो बोरोलिन हो या पॉन्ड्स हो, कोई भी क्रीम का वो यूज करते हैं कि जिससे चेहरे पे खिंचाव ना हो। और मेरा एक फ्रेंड है, तू 5 मिनट बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसलिए बात देखता था मैं मेरे स्क्रीन पे कि कितने मिनट मेरा लेक्चर आगे बढ़ गया, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बात करने में लग जाऊं और आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट इन एम्स, ठीक है, तो वो बोलता है कि स्किन की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कंट्रोल करने का तरीका है कि यदि आपने नहाने के बाद आपने पूरी बॉडी में जो बॉडी लोशन यदि आपने ठीक से लगा लिया है, आपने कोई भी बॉडी लोशन की जो अवेलेबल है, और यदि बॉडी लोशन अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल हुआ आपका, ठीक है, जो नारियल का तेल होता है वो लगा सकते हैं आपके, आलमंड ऑयल लगा, कोई भी ऑयल जो के ऑयल का मतलब नहीं कि खाने का तेल, मूंगफली का तेल लगा लिया, या जो है वो सोयाबीन का तेल जो घर में खाना पकाने का तेल है वो लगा के, उसकी बात नहीं करके, ठीक। तो मैं बात करूं कोई भी जेल जो होता है, ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल हुआ, आलमंड ऑयल हुआ, के तो इस तरह का ऑयल जो है उसको यदि आप नहाने के बाद बॉडी में लगा लेते हैं, या कोई भी बॉडी लोशन लगा लेते हैं, तो आपकी 80% तक स्किन की बीमारियां नहीं होती। क्योंकि कारण ये कि स्किन की सरफेस पे जब कुछ एक्सीडेंट पड़े बाहर निकलते हैं और स्किन जो है वो आप साफ करते हैं, उसके बाद वो स्किन एक प्रकार से आप समझिए कि क्लीन एरिया बन जाते हैं, जिसपे कि बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है, ठीक है। जब एक ऑयल इमोलेंट का लेयर होता है तो कई सारे इन्फेक्शन से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकृति ने भी हमको वो वरदान दिया हुआ है, जो सीबेसियस ग्लैंड है वो भी कुछ ना कुछ केमिकल बाहर निकालती हैं और वो लेयर में बिछ जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो है वो एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। और इसके साथ में मैंने आपसे कहा तो ये केमिकल क्या होते हैं जो सीबेसियस ग्लैंड से निकलते हैं, वो स्टेरॉल हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं और वैक्सेस होते हैं। कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, वो सलाइवा से भी निकलते हैं। जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्टेज हमको देखने मिलते हैं। तो सलाइवा की बात करें हम, तो सलाइवा का जो पीएच, लार का जो पीएच आपका वो होता है, इट वेरी फ्रॉम 5.8 टू 8.4 के। देखो अब जो हमने पढ़ाया आपको कि स्लाइडली एसिडिक होता है, वो एक एवरेज है, लेकिन वेरी की बात करें कहां से कहां तक हो सकता है, और ये जो वेरिएशन है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट प्रेजेंट इनसाइड द सलाइवा के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कई बार गौर करना के, कई बार क्या होता है, आप व्यक्ति को बुखार होता है, खाना खाने से मना करना, मम्मी बोलती है बेटा कुछ खा ले, मम्मी मुंह कड़वा हो रहा है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुंह का स्वाद बदल गया, मम्मी कहती है अरे बेटे मुंह कड़वा हो गया, तो वो देखो माँ तो माँ होती है, वो आपने बोला मुंह कड़वा हो गया तो वो क्या करेगी, वो तवे पे जाके थोड़ा सा किशमिश को जो है वो घी में कर देगी, कुछ ना कुछ, या बोलेगी बेटा तेरे लिए हलवा बना दूं मैं। आपने कहा ठीक है, रोटी तो नहीं खा पाऊंगा मैं, खिचड़ी तो नहीं खा, और मूंग की दाल वो तो बिल्कुल ही नहीं खा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको जो डॉक्टर, और डॉक्टर बचपन में डॉक्टर बड़ा इंप्रेस करता है बचपन में कि इंजेक्शन भी लगा सकता है, और के डॉक्टर जो है उससे एक ही चीज छूटती है बचपन में, खाने में क्या है परहेज। मम्मी झट से पूछेगी परहेज क्या करनी तू खाने में, अरे इसको भी खिचड़ी दो और मूंग की दाल दो, दोनों चीज ऐसी जो खतरनाक है। और जो बड़ा वाला डॉक्टर होगा, मतलब बड़ा ज्ञानी डॉक्टर होगा, लौकी या गिलकी दे दो और टिंडा भी खिला दो इसको, तो अगली बार बीमार पड़ने के बाद 4 बार सोचेगा कि यार बीमार पड़े तो टिंडा खाना पड़ेगा, गिलकी खानी पड़ेगी, लौकी खानी पड़ेगी और मूंग की दाल पीनी पड़ेगी। शरीर कहता है ये इतना भयंकर चीज से अच्छा है कि ठीक है हो जाओ उठ के। और मन क्या करता है, मन अब खाने का मन करता है कि काश कोई पानी पूरी खिला दे, ठीक है, चाट खिला दे,
जो बीमारी वाली चीज है उसको मांगने का मन करता है। चलो ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि जो कई लोग कहते हैं ना कि मुंह का स्वाद खराब हो गया है, या कोई दवा खाने, कई पेशेंट होते हैं जैसे जिन पेशेंट को मैं अभी हम लोग डायबिटीज का मेडिसिन शुरू करते हैं, वो 2-4 दिन बाद फोन करते हैं, सर मुंह का थोड़ा स्वाद बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मुंह में कड़वा कड़वा लगता रहता है। वाई? क्योंकि कुछ अमाउंट जो है इन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का जो है दवाओं का, वो सलाइवा से भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो क्या लिखा, द बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ a patient is indication of drug excreted के some basic drug inhibit saliva secretion and are responsible for the mouth dryness के कुछ दवाएं ऐसी होती है जो सलाइवा का सिक्रेशन कम कर देती है और ये मुंह में सूखा सूखा लग रहा होता है के, और कंपाउंड जो कि सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं वो होते हैं कैफीन होता है, फिनोटाइन होता है, थियोफाइलिन होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं जो सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की हर चीज जो हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात की हमने अदर ऑर्गन्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करेंगे हम अभी कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो यार, आप तो कई सारे बेटा मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, बताया हुआ है। ठीक है, सिस्टाइटिस बताया मैंने आपको के, यूथराइटिस बताया मैंने आपको के, मैंने यूटीआई क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ के। तो अभी हम बात करते हैं इसके अलावा जो एनसीईआरटी में रखे उसकी हम बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड के, यदि किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी। देखो बेटा, किडनी का काम क्या है, किडनी का काम जो है वो है यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करना है। किडनी काम क्या है, यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करना है। यूरिया कहां बन रहा है, लिवर में बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन आपकी डाइट में जा रहा है वो वास्तव में जो है वो उसको डीएमिनेशन करता है। आपको बता दूं, जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को लिवर का समस्या होता है, लिवर का प्रॉब्लम होता है, उनको डॉक्टर जनरली बोलता है कि डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट कम रखिए। ये भी बोला जाता है, डाइट में थोड़ा प्रोटीन कंटेंट कम रखिए। ठीक है, ताकि लिवर को पर ओवरबर्डन लिवर ना हो के। तो जो है, आप कभी मान लो ऐसा होता है कि मैंने आपसे कहा कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो यूरिया जो होता है वो ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, और इस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेमिया के। तो मैंने अब क्या कहा कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं, एंड इट इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर के। और यूरिया की ज्यादा मात्रा यदि हो जाएगी तो किडनी इससे परमानेंट फेल हो सकती है। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे सर किडनी काम ठीक से, क्योंकि आप बोलोगे कि सर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी तभी तो यूरिया जो है बढ़ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी क्योंकि यूरिया का जो प्रोडक्शन का रेट था और किडनी के जो यूरिया को साफ हटाने का रेट था वो प्रॉपरली मैच नहीं कर पाया। कारण ये कि किडनी स्लो काम कर रही थी। और ऐसा कई बार कहां देखने मिलता है, ऐसा कई बार देखने मिलता है हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हमको देखने मिलता है। डायबिटीज में कई बार जो है नेफ्रॉन जो है वो कंप्रोमाइज आते हैं, नेफ्रॉन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और हम बोलते हैं कि उससे जो है डायबिटीज में कई बार किडनी की बीमारियां आती हैं। डायबिटीज में जो ऑर्गन सबसे अधिक अफेक्टेड होते हैं, डायबिटीज में सबसे अधिक जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। क्या उससे न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ठीक है, व्यक्ति को खाना खाते में खूब सारा पसीना आएगा, पैरों में झुंझुनाहट होगी, उसको सुबह उठ के जब चलेगा लगेगा पैरों में कांटे चुभ रहे हैं उसको, या रुई के फोए पे चल रहा है ऐसा महसूस होगा उसको। रात के समय सोते समय पैरों में जो है खिंचाव होगा ज्यादा, उसको ऐसा लगेगा, न्यूरोपैथी के सिम्टम है। फिर रेटिनोपैथी, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा सामने, आंखों का नंबर सडनली जो है वो तेजी से बदल रहा होगा, दैट इज द रेटिनोपैथी। और किडनी जो है वो उस पर असर पड़ता है नेफ्रोपैथी के। तो डायबिटीज में किडनी भी अफेक्टेड हो जाती है। तो कई बार क्या होता है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है और उसके चलते यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, और एक लेवल के बाद यूरिया इज ए टॉक्सिक केमिकल, और वो किडनी को फाइनली वो परमानेंटली फेल कर देगा। तो इट मे लीड टू दी किडनी फेलियर, से किडनी परमानेंटली फेल कर सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि किडनी फेलियर का मतलब क्या है, किडनी फेलियर का मतलब है कि जो है वो ऐसी यूरेमिया की कंडीशन जिसमें कि किडनी कोई भी यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रही है, और 90% से अधिक नेफ्रॉन जो है वो लॉस्ट हो चुके होते हैं, वो खत्म हो चुके होते हैं इसमें। ठीक है, क्या करते हैं आपको बता दो मिनट के, जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप देखेंगे कि कोई किडनी का जो पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज करके, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, सीकेडी, हम लोग उसको बोलते हैं सीकेडी के, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट के। सीकेडी कोई पेशेंट है आपके पास, आप आया ओपीडी में लेके आया भाई किसको, तो आप देखेंगे क्या होता, वो पागलों इसी बातें कर रहा होता है, अनबन कुछ बक रहा होता है। उठ के चेक करते हैं, मालूम चलता है कि इसका यूरिया का लेवल, ब्लड यूरिया का लेवल काफी अधिक है इसका, तो उसको फिर डायलिसिस में रखते हैं। यस, हाई लेवल ऑफ यूरिया ऑल्सो अफेक्ट दी सेरिब्रल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। व्यक्ति जो है वो सोच नहीं पाता, कुछ भी बोलना शुरू करता है व्यक्ति के,
जैसे हाई फीवर में होता है वैसे ही देखने मिलता है हमको ये, ठीक है। देखिए, तो व्हाट आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दी यूरेमिया, मैंने आपसे कहा सिम्टम क्या होते हैं, फटिक, थका, एकदम तेज थकान आती है व्यक्ति को, कुछ काम करने का मन नहीं करता, यदि यूरिया का लेवल बढ़ रहा होता है, कंफ्यूजन, ठीक है, वो समझ नहीं पाता, और के उसको लगातार जो है कंफ्यूजन हो रहा था, उसको जगह का टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा, उसको के एनोरेक्सिया, भूख लगना बंद जाती है उसको के, फिर जो है वो इसके अलावा मैंने कहा भूख लगना बंद जाती है उसको, नौजिया, उल्टी ऐसी फीलिंग हो रही होती है उसको, और उसको अजीब सी स्मेल और टेस्ट, उसके मुंह का टेस्ट बदल गया होता है, क्योंकि यूरिया अधिक मात्रा में तो वो सलाइवी ग्लैंड से भी निकलने की कोशिश करेगा, और उसको जो है ऐसा लगेगा कि कोई कुछ विशेष तरह की गंध आ रही है, स्वाद मुंह का बदल चुका होता है, बॉडी में क्रैम्प हो रहा होता है, और पैर हाथ तेज दर्द कर रहे होते हैं उसके, नींद नहीं आती उसको, और पूरी स्किन में उसको इचिंग हो रही होती है। फिर साइंस में क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कई बार साइंस में हम देखते हैं कि जो है वो व्यक्ति जो है वो कई बार आप देखेंगे साइंस में हम देखें तो सीजर्स के कई बार व्यक्ति को जो है वो दौरा पड़ने इसी कंडीशन में भी व्यक्ति आता है के, और गर्ल्स में इमेनोरिया आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रुक जाता है कुछ समय के लिए के, फिर वो जो है बॉडी का बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो आप देखें कई सारे आपको साइंस और सिम्टम यूरेमिया की कंडीशन में आपको देखने मिलेंगे, और ये सब रटना नहीं है आपको, कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कई चीज के, ये सब एग्जाम में ऐसे नहीं आएगी, ये सब मेडिकल के लिए छोड़ दो अभी के, मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करोगे, यदि पेशेंट का ब्लड यूरिया बढ़ चुका है काफी अधिक, तो आप करते हो, फिर आप किडनी काम नहीं कर पा रही है, तो आप उस जो यूरिया लेवल ब्लड के अंदर हो चुका है उसमें किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, देन आप क्या करते हैं, फिर आप हीमोडायलिसिस करते हैं, आप डायलाइजर मशीन का इस्तेमाल कर, डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप उसके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और ब्लड में से आप जो यूरिया को बाहर निकालते हैं कि in such patient यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड दी हीमोडायलिसिस के, तो ब्लड से यूरिया को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ब्लड ड्रेन्ड from a convenient artery to pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin के, जब आप ब्लड को निकालते हैं बाहर तो आपको उसमें एंटीकोगुलेंट जो है वो हेपेरिन मिलाना पड़ता है, नहीं तो ब्लड जो है वो ट्यूब के अंदर जो मशीन के अंदर की ट्यूब होती है उसमें ब्लड क्लॉट कर जाएगा, और यदि क्लॉट वाला ब्लड आपने वापस से बैक चढ़ा दिया तो व्यक्ति मर सकता है। इसलिए आप जैसी ब्लड को निकालते हैं उसमें आपका एंटीकोगुलेंट हेपेरिन को आप ऐड करते हैं, और इसको फिर आप जो है वो मशीन से इसको फिल्टर करते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं, देन उसको वापस से बॉडी में रीपंप करते हैं आप। The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma except the nitrogen vestige के। अब ये पूरा मैकेनिज्म होता है, यानी जो डायलिसिस का जो मैकेनिज्म होता है ये बिल्कुल ऑस्मोसिस की फिनोमेना पर बेस्ड होता है कि ये ऑस्मोसिस की फिनोमेना बेस्ड होता है, यानी होता क्या है इसमें, और ये बेसिकली क्या होता है, ये सिलेक्टेड, हमेशा बोलते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन दी सिलेक्टेड फिल्ट्रेशन, नॉट ऑस्मोसिस, हमें ऑस्मोसिस नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन की मेथड पे होता है कि, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं इसमें कि द यूनिट कंटेंस ए कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय ए फ्लूइड, डायलिजिंग फ्लूइड बोलते हैं, और इसके दौरान हम जो फ्लूइड हम जो है वो एक्शन है यूरिया का एक्सचेंज करें, यानी ब्लड से यूरिया का एक्सचेंज करने के लिए हम जिस फ्लूइड को यूज करते हैं उसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, और इसका कंपोजिशन जो है वो प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं होते हैं, और हमारा पर्पस ये कि ब्लड से नाइट्रोजन वेस्टेज निकलकर इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर पहुंच जाए, ये हमारा पर्पस होता है। तो आप देखेंगे ये ब्लड फिल्टर्ड एंड क्लीन्स बाय द डायलाइजर, ठीक है, डायलिसिस मशीन आपको दिखाई पड़ रही है। आप सोचिए आपकी बॉडी में छोटी सी किडनी जो काम करती है, एक किडनी जो काम करती है छोटी सी के, उसके बदले में इतनी बड़ी मशीन लगानी पड़ती है कि आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है वो कितने हाईली एडवांस ऑर्गन है बॉडी के अंदर, कि जो छोटा सा ऑर्गन पूरी जिंदगी काम कर रहा होता है, यदि उसको हमें जो है वो डायलिसिस करना हो तो आप देखिए कितना बड़ा मशीन उसके लिए हमको लगाना पड़ता है। तो ईश्वर ने जो मशीन बनाया वो कितना इफिशिएंट मशीन है, आप सोचिए, ठीक है। देखिए आप ना, दिस इज द एक्चुअल मशीन जिसको हम देख रहे हैं जो डायलिसिस में, और आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है बकायदा जो ट्यूब्स दिखाई पड़ रही है, एक तरफ से हम जो है वो ब्लड को निकाल रहे हैं, मशीन में ले रहे हैं, उसमें एंटीकोगुलेंट को मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ से फिल्टर करके ब्लड को वापस से हम जो है वो रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और पर्पस ये है कि हम जो है यूरिया को ब्लड से बाहर निकाल सकें, ठीक है। और कई बच्चे जो है जो नीट का एग्जाम देते हैं और फाइनली स्कोर कम होता है, वो पूछते हैं कि सर ये लैब टेक्नीशियन हुआ, मेडिकल टेक्नीशियन हुआ, ये कोर्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली डायलिसिस जो होता है उसके लिए भी एक कोर्स करना पड़ता है कि डायलिसिस करना कैसे है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं सारा काम डॉक्टर्स नहीं करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं दे डायग्नोज द पेशेंट, दे डिसाइड द ट्रीटमेंट एंड दे फॉरवर्ड द ट्रीटमेंट टू द अदर स्टाफ। जैसे मैंने कहा ना, नर्सिंग होता है कि कोई पेशेंट एडमिट है,
आईसीयू में, डॉक्टर ने देखा उसको क्या दवा देना है, इसको किस डोज में दवा देना है, इसको कितने बजे कौन सा दवा देना है, इसको किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन वो शीट के अंदर लिख देता है। और ये सारे इंस्ट्रक्शन को देखकर नर्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। नर्स टाइम पे दवा देगी, सारे वाइटल्स को मेजर करेगी, कुछ दिक्कत होने पर डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करेगी उठ के, ये काम नर्स का है। ऐसे आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर एक बड़ा सा स्टाफ होता है जो टेक्निकल स्टाफ होता है, और वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। क्लियर कर दूं उनके, आप किसी को भी लाइफ में कभी किसी आदमी को के काम को कम मत समझना बेटा, के किसी आदमी का काम जिंदगी में कम नहीं समझना आप, क्योंकि हर आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जो एक्सरे टेक्नीशियन है, जो ब्लड टेक्नीशियन है, हेमेटोलॉजी टेक्नीशियन है, जो आपके डायलिसिस टेक्नीशियन है के, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायलिसिस में कहाँ ट्यूब लगाना है, कैसे निकालना है, कितना फ्लूइड रखना है, वो सारा काम वो समझता है, वो काम करेगा। एंड वो डॉक्टर से बेटर काम करेगा वो वाला उठ के। एक्सरे टेक्नीशियन की किस एंगल से लेंगे एक्सरे, तो क्या एक्सरे चाहिए, क्या डॉक्टर को चाहिए रिक्वायरमेंट, वो डिसाइड करेगा उठ के। जो एमआरआई का स्टाफ, तो एवरीथिंग के, भले ही से उस एक्सरे फिल्म को डॉक्टर बेहतर पढ़ सकता है, लेकिन वो एक्सरे लेने का सही एंगल से एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द एक्सरे टेक्नीशियन के। तो दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल के। तो इसलिए ये कई बच्चे पूछे सर ये कोर्स अच्छा है कि नहीं है, मैं बोलता हूं बेटा देखो ऐसा नहीं, आप क्या चाहते हो करना दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन किसी को किसी से कंपेयर करना ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे को एक किडनी का प्रॉब्लम है, इसको कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम रहा है, तो उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है इसको जो है कि आप डायलिसिस पका उसका डायलिसिस चल रहा है। कितना बड़ा मशीन बाजू में लगा हुआ, कंप्यूटर में दिखाई पड़ रहा है कितना यूरिया हम बाहर निकाल चुके हैं, कितना यूरिया अभी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, कितना देर और हमें डायलिसिस करना है, ये सब हमको मालूम चल जाता है। ठीक है ना, क्लियर? देखिए आप ध्यान से, है पेशेंट से हमने क्या किया कि रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग के लिए हमने एक आर्टरी से ब्लड को निकाला हमने, और हमने क्या किया कि हमने आर्टरी के प्रेशर, आर्टरी से ब्लड को निकाला हमने, और आर्टरियल प्रेशर को मॉनिटर भी कर रहे हैं किस प्रेशर से आ रहा है, और ब्लड को हमने पंप किया। और जब इसी ब्लड को हमने पंप किया उसके साथ में हमने क्या किया, उसके अंदर हमने हेपारिन पंप के थ्रू जो है वो हमने हेपारिन को जो है वो ऐड किया है, जो हमने हेपारिन को ब्लड के साथ ऐड किया हमने। और फाइनली डायलिसिस यूनिट में हमने क्या किया कि हमने जो है वो डायलिसिस यूनिट के थ्रू जो है वो एक्सचेंज किया, फ्लूइड के अंदर हमने जो एक फ्लूइड तो ब्लड हो गया, एक डायलिसिंग फ्लूइड हो गया, यूरिया को हमने एक्सचेंज किया, यूरिया को बाहर निकाला हमने, और उसके बाद जब ब्लड प्यूरिफाई हो गया, उसका यूरिया बाहर निकल गया, तो फिर हमने वीनस प्रेशर को मॉनिटर करते हुए हमने एक दबाव से जो है वो वीनस में आर्टरी से ब्लड को निकाला हमने, वीन से ब्लड को वापस भेज दिया हमने, पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज दिया हमने। ठीक है ना, क्लियर? एंड दिस इज द फ्लो की एक फ्लो की कैसे हम जो है वो डायलिसिस को करते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप ना इक्विपमेंट में डायलाइजर, क्या जो छोटा सा ट्यूब ऊपर लगा वो डायलाइजर होता है बेसिकली, ब्लड पंप देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, फिर बाइकार्बोनेट बैग दिखाई पड़ रहा है हमें, कॉन्सेंट्रेट दिखाई पड़ रहा है, ब्लड ट्यूबिंग फ्रॉम पेशेंट के साथ जो आप दिखाई पड़ रहा है के। तो ये टेक्निकल डिटेल्स है इसके, और ये सारा काम जो है वो टेक्नीशियन कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं तो कभी भी है ना कोई पेशेंट जब ठीक होता है, कभी हॉस्पिटलाइज, पहले मैं इमरजेंसी मेडिसिन में काम किया हूँ काफी दिन तक, तो मैं जब पेशेंट बाकायदा ठीक होता था तो क्या होता था, पेशेंट आता था, जब मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता था, मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में कुछ समय काम किया हुआ है, आई डिड माय फेलोशिप इन इंटेंसिव केयर मेडिसिन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल। तो उस दौरान जो है पेशेंट ठीक हो गया, एडमिट होता आईसीयू में, 5 दिन 6 दिन रहा, फिर ठीक हो गया। तो जब पेशेंट रिलीव होता था तो जनरली मिठाई का डब्बा लेके आप पेशेंट आता था आपके पास, डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर साहब आपने बड़ा केयर किया, हमारा ये ठीक हो गया, पापा जी ठीक हो गए, हमारे भाई ठीक हो गए, जो भी था। कि तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, प्लीज गो एंड से थैंक्स टू दी नर्स एंड द टेक्नीशियन स्टाफ। जो आपका ब्लड सैंपल लेके गया ना, जिसको आप भूल गए हो ब्लड निकालने के बाद कि वो आदमी कौन था, प्लीज से थैंक्स टू हिम। ठीक है, प्लीज से थैंक्स टू ईच एंड एवरी स्टाफ। जो आपके जब हॉस्पिटल के रूम में जो सफाई करने वाली लेडी आती है, जो आपके कमरे को साफ करके चलाती है, नोबडी सेज थैंक्स टू हर। ठीक है, प्लीज से थैंक्स टू दीज पीपल। ठीक है, डॉक्टर बाद में। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी जिस पोजीशन पे वहां पे तो चलिए ठीक है, आपने जो काम किया आपने अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हमें उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जो लोग हमारे आसपास है, जिनको हम कंसिडर में नहीं ले रहे हैं। दे आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जब उनको थैंक्स बोलेंगे ना, आप देखेंगे उनकी आंखें चमक जाएंगी। मैं कभी भी किसी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि व्हेन आई गो टू दी मॉल्स और सम होटल्स सम वेयर के, जहां पर वॉशरूम एकदम क्लीन होता है, के मूवी हॉल, पब्लिक जगह प्लेस के, वहां पे एक बंदा होता है जो वॉशरूम साफ करता है, आई ऑलवेज से थैंक्स टू दैट पर्सन, ऑलवेज से कि यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, इट इज वेरी क्लीन यार।
क्योंकि वो उतने में वो खुश रहता है वो। क्योंकि आपको जिंदगी में एक बात बेटा याद रखना है लाइफ में कि प्लीज ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट समबडी, डोंट लुक एट दी फॉल्ट्स के। फॉल्ट्स देखने के लिए बहुत लोग हैं यार, ठीक है, फॉल्ट्स मत देखिए, आदमी को अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, ऐसा बोलिए कि आदमी आपसे मिलना चाहे आपसे, के ऐसा मत बोलिए कि आदमी आपसे कटना चाहे, ठीक है। जिंदगी के छोटे छोटे उसूल है बेटा, फॉलो करोगे तो हमेशा जो है वो लाइफ में अच्छा करेंगे आपके। तो अभी मैंने आपसे कहा कि डायलिसिस की बात चल रही थी बैठ के। अब देखो डायलिसिस में हमने कहा ना कि बाकायदा एक मेम्ब्रेन यूज करेंगे, फिल्टर करेंगे यूरिया को, के द पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट के। अब चूंकि यूरिया डायलाइजर फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, ब्लड के अंदर हाई अमाउंट ऑफ यूरिया है, तो यूरिया अपने कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा, वो ब्लड से जाएगा डायलाइजर फ्लूइड में जाएगा उठ के। क्लियर, ठीक। As nitrogen wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out and thereby clearing the blood। मतलब यहां पे फिनोमिना क्या काम कर रहा है, यहां पे डिफ्यूजन का फिनोमिना काम कर रहा है, क्या, ठीक है। क्योंकि देखो ये हम ऑस्मोसिस बोलेंगे ना तो केवल वाटर का मूवमेंट आएगा, इसलिए मैंने करेक्ट किया, मैंने बोला डिफ्यूजन के। तो वास्तव में डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर क्या था बेटा, उसके अंदर जो है कुछ भी यूरिया प्रेजेंट नहीं था, ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ यूरिया था, तो ब्लड से निकल के यूरिया वहां पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा आपने डायलाइजिंग फ्लूइड को मूव कर दिया, तो डायलाइजिंग फ्लूइड हमेशा जो है वो यूरिया डिफिशिएंट बना रहेगा और आपका ब्लड से हमेशा यूरिया बाहर निकलता रहेगा आपके। आई बात समझ में, ठीक। द क्लियर फ्लूइड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू ए वीन आफ्टर एडिंग द एंटी हेपेरिन। क्या, जैसे आप इसको ऐड करते हो तो आप उसमें एंटी हेपेरिन डालते हो, हेपेरिन का असर खत्म, ठीक है। नहीं तो पता चला कि व्यक्ति को कोई कट लग गया, कट क्या लगा, आपने खुद ने डाला हुआ है उसके ट्यूब अंदर, ठीक है, आप ट्यूब बाहर निकालोगे ब्लड रुकेगा ही नहीं वो, इसलिए आपको एंटी हेपेरिन डाल के वापस ब्लड बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरोमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड के। आज डायलिसिस सबसे कॉमन तरीका है किडनी फेल होने में। क्या, और मैं देखता हूं कई सारे पेशेंट जैसे होते हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है, उनको हर 2-4 दिन में, वीक में 2 बार 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। कुछ मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने डायलिसिस मशीन घर में रख के उन्होंने टेक्नीशियन को रख लिया उन्होंने। मेरा एक फ्रेंड है गौरव ठकराल, मैं उसका नाम ले रहा हूं कि ही इज वेरी फेमस पर्सन इन इंडिया। वो है हेल्थ केयर एट होम, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी को उन्होंने उसमें वो सीनियर पोस्ट पे, तो उनका काम ये कि जो लोग पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके घर में वो आईसीयू घर के अंदर सेट कर देते। मान लो कोई ओल्ड पेरेंट है और उनको हॉस्पिटल में आदमी कितने दिन रखेगा, आप उनको लंबा ट्रीटमेंट चाहिए, पैलेटिव केयर चाहिए, एंड ऑफ द लाइफ केयर चाहिए, तो वैसे में वो हॉस्पिटल सेटअप घर में सेट कर देते हैं वो लोग। मुझे जो हेल्थ केयर एट होम करके कंपनी है उनका, तो वो जो भी है, तो एक्चुअली वो जो वहां पे देखेंगे सबसे अधिक डिमांड जो है वो डायलिसिस मशीन की होती है, ठीक है। चलिए, तो अब फाइनल ट्रीटमेंट क्या, फाइनल ट्रीटमेंट आप किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो भाई। यदि मान लो किडनी काम नहीं कर रही है और किडनी ठीक से यूरिया फिल्टर नहीं कर पा रही, तो अंतिम ट्रीटमेंट क्या, फाइनल ट्रीटमेंट है कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया के। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में नंबर 1 डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर 2 ये है कि डोनर मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर सर्जरी, मेजर सर्जरी, एक सर्जरी होती है, एक की किडनी निकालने की सर्जरी होती है, दूसरे को लगाने की सर्जरी होती है, मतलब देयर आर 2 सर्जरीज साइमल्टेनियस, 2 सर्जरी होती है। एक को तो आप निकाल रहे हो, उसको भी तो ऑपरेट कर रहे हो आप प्रॉपर लेट के, और एक को लगा रहे हो उसको भी ऑपरेट कर रहे हो आप, 2 सर्जरी होती है, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर ऑल्सो। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द फाइनल सॉल्यूशन होता है किसमें, के एक्यूट रीनल फेलियर के। आप देख रहे हैं अब एक व्यक्ति का किडनी को निकाल के, और याद रखिए आपकी बॉडी में 2 किडनी के 2 किडनी है और 1 किडनी इज सफिशिएंट फॉर 2 जन्म के लिए 1 किडनी पर्याप्त है, ठीक है। यदि 1 किडनी की बात करें तो यदि एक व्यक्ति की लाइफ जो है वो 200 वर्ष भी कर दिया ना, तो 1 किडनी इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द वर्क, क्योंकि आपकी किडनी इज अ वेरी वेरी गुड फिल्टर। लेकिन शर्त यह है योर डाइट शुड बी प्रॉपर, डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर रहना चाहिए, और जो भी टॉक्सिक केमिकल हैं, जो ड्रग्स हैं, जो अल्कोहल है, ये सब कंजम्पशन का एकदम कम रहना चाहिए। यदि हेल्दी कंडीशन रहेगा तो एक व्यक्ति का किडनी 200 वर्ष तक भी काम कर सकता है, ठीक है। और 2 किडनी बॉडी में, सोचो भगवान को मालूम था कि ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, इसलिए एक एड ऑन किडनी देके रखा उन्होंने, के तो 2 किडनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो सर, इसलिए किडनी डोनेट करने पर जो है एक व्यक्ति एक किडनी पर सर्वाइव कर सकता है, कि इसलिए किडनी इज वन ऑफ द कॉमन ऑर्गन जिसको डोनेट कर दिया जाता है। कि फिर जो रिसीवर होता है
उसको किडनी लगाते। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि जो रिसीवर होता है उसको जब किडनी लगाते हैं ना, ध्यान से अब देखो किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, अरे जोर से बोलो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो जो पेशेंट है उसके पास दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, तो जो काम नहीं कर रही ना किडनी, वो केवल फिल्टर नहीं कर पा रही, बाकी दे आर लिविंग किडनीज क्या, पर वो फिल्टर नहीं कर पा रही, तो उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है, तो उसकी वो दोनों किडनी निकालते नहीं है, ठीक है। एंड रिसीवर है उसकी दोनों किडनी एज इट इज प्रेजेंट है। नया किडनी लगा दिया हमने नई जगह पे, हमने उसके एक जगह पे एक किडनी ने वीन से कनेक्ट करके हमने नया किडनी एक जगह पे लगा दिया, जनरली पेल्विस वाले पोर्शन में इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि 3 किडनी हो गई इसके पास, कितनी हो गई 3, 2 किडनी जो काम नहीं करती और 1 किडनी जो काम करती है, और डोनर के पास 1 किडनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एड्रिनल ग्लैंड का क्या होगा। देखो भैया ऐसा है, इसका 1 किडनी का एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बाहर निकल गया। आप जनरली जब निकालते हो तो आप इसको सेव करने की कोशिश करते हो, एड्रिनल ग्लैंड को आप सेव करते हो और वहां पे बॉडी में उसको जगह पे आप प्लेस कर दो, लेकिन वो एड्रिनल ग्लैंड जनरली जो कि किडनी से कनेक्शन उसका हट चुका है और उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन नहीं रह पाता, तो एक एड्रिनल ग्लैंड जो जिस किडनी को निकाला है ना वो हाइपोट्रोफाइज होता है, वो छोटा हो जाता है उठ के। लेकिन दूसरा उसको कंपेंसेट करने के लिए ये वाला एड्रिनल ग्लैंड जो होगा ना ये साइज में थोड़ा बढ़ जाएगा। तो एक वाला मैंने कहा ना लेफ्ट साइड का किडनी निकाला है तो उसका एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा और राइट वाले का थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके पास तो ऑलरेडी दोनों प्रेजेंट थे, इसके पास में ग्लैंड तो काम कर रहा है, उसका किडनी का प्रॉब्लम था ना, ग्लैंड का थोड़ा प्रॉब्लम था वो। क्लियर आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं बैठ के। तो मैंने क्या कहा आपसे, डोनर का किडनी निकाल के हमें लगा दी, देखिए ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और ये जो काम है ना, ये काम कौन करता है, ये काम जो है डॉक्टर करता है, ठीक है ना। ये काम नेता करता है ना, ये काम जो है आईएएस अफसर करता है, ये ना काम जो है वो क्रिकेटर करता है, ना फुटबॉलर करता है, ना बड़े तमाम लीडर करते हैं, ना बड़े सारे जो है वो धर्म गुरु या जो देते हैं ना आपको ज्ञान, जिनको दुनिया भर का नॉलेज है। क्या नॉलेज है, हमसे धर्म पर बहस कर लो भाई, हम बता देंगे तुमको कि वेदों में क्या लिखा है, हम बता देंगे तुम्हें कि कुरान में क्या लिखा, हम बता देंगे तुम्हें कि बाइबल में क्या लिखा, हम बता देंगे तुम्हें कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है। ये सारे काम वो लोग नहीं कर सकते हैं, ये सारे काम केवल एक आदमी कर सकता है, एक गुड सर्जन, एक गुड डॉक्टर। आप समझ लो, मतलब किडनी काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस पेशेंट है, आप कोई प्रार्थना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फाइनली आपको प्रार्थना वही करनी पड़ेगी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। आ रही बात समझ के। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यानी आप क्या काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उस पर गर्व कीजिए। और उसके लिए पढ़ना है हमको, उसके लिए हमको मेहनत करना है। हमको मेहनत इसलिए नहीं करना है कि नीट निकालनी है, नीट के पहुंच जाऊंगा अंदर किसी तरीके से, नहीं। आई वॉन्ट टू बिकम ए बिग सर्जन, आई वॉन्ट टू बिकम ए बिग डॉक्टर, जहां पर लोग प्रार्थनाएं करेंगे कि काम ठीक हो जाए। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आपने सेव कर लिया ये लाइफ। आ रही बस में, इतना इंपॉर्टेंट काम है, किसी को बोल दो करने के लिए, आदमी 2 मिनट देखेगा, ब्लड देख के बोले अरे इतना मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। आई बस में, डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स, दे नेवर डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दे आर जस्ट डॉक्टर्स, ठीक है। दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, कि वो कैसे काम से, वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है ना उसके तहत। आपको क्लियर कर दूं मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा है कि जब आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, अल्लाह की आपकी दुआ कबूल करेगा, ठीक है, गॉड आपको ब्लेसिंग देगा, वाहेगुरु खुश रहेंगे आपसे, डेफिनेटली यू विल बिकम ए डॉक्टर, डेफिनेटली, ठीक है। आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, क्योंकि गॉड व्हेन वांट सम पीपल टू सर्व फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिम, के वो चाहता है जब आप उसके बिहाफ में काम करें, ही विल ऑलवेज इंपावर यू, ही ऑलवेज इंपावर यू, क्योंकि ही कैन नॉट कम टू द अर्थ, के वो आपको इंपावर कर देगा एंड यू विल बिकम दैट लीडर, के। तो किसी की लाइफ सेव करना बहुत बड़ी बात है, के आप देखेंगे कि बड़ी आप न्यूज़ सुनते हैं कि किसी ने कुछ घटना हो गया, किसी ने कुछ जो है कहीं पे कुछ घटना घट गया है, कई सारे लोग जो है वो खत्म हो गए यहाँ पे, के। तो आप देखते हैं कि लोग जो है वो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एक को बचाना बहुत कठिन है। इसलिए बेटा आप जो मेहनत करते हो ना, कभी कभी दिल छोटा मत किया करो, ठीक है। वक्त लग सकता है, लेकिन आप जो कर रहे हो ना वो महान कार्यों में से एक है, समझ गए बेटा। चलिए,
तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ्टेड किडनी कहां दिखाई पड़ रही है, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्टेड किडनी, और आप देख रहे हैं इसकी जो किडनी है वो काम नहीं कर रही, इसलिए इसको ग्राफ्ट करके किडनी लगाया हमने यहाँ पे, है ना बेटा, ठीक है, ठीक। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर, प्रेफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट के। तो जनरली जो किडनी ली जाती है ना वो डोनर को मैच करके ली जाती है ताकि टिश्यू रिजेक्शन ना हो, और जितना क्लोज होगा ना, जैसे जैसे रियल ब्रदर सिस्टर हुआ है कि उनका किडनी कई बार मैच करता है, सबसे अधिक जो है वो ऑर्गन मैच करते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के ऑर्गन मैच करते हैं, फिर एक ही माता पिता की संतानों के ऑर्गन मैच करते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बार जो है जैसे आप जनरली क्या होता है, स्पाउस इज रेडी टू गिव किडनी, लेकिन क्या है उसका वो अलग व्यक्ति, अलग परिवार का व्यक्ति उसका किडनी मैच नहीं करेगा कई बार, क्या तो हमेशा डोनर को मैच करे, इसलिए जो है किडनी किसने दिया है किडनी, वो उसके लिए डोनर का और होस्ट का, और जो रिसीवर है और डोनर है उनकी कॉम्पेटिबिलिटी को मैच किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के। आज जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, इवन लंग्स ट्रांसप्लांटेशन इज अवेलेबल, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आप जानते हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो था वो था एड्रेनल ग्लैंड का, कि आपके दिमाग में बात आती है बार बार कि क्या होगा एड्रेनल ग्लैंड का। मैंने आपसे कहा ना कि लेफ्ट साइडेड नेफ्रोक्टॉमी किया आपने, लेफ्ट साइड किडनी निकाल के आपने अलग कर दिया आपने, तो क्या होगा, लेफ्ट वाला एड्रेनल ग्लैंड जो है वो छोटा हो जाएगा साइज में, लेकिन राइट वाला एड्रेनल ग्लैंड साइज में बढ़ जाएगा डोनर का, ठीक है। और रिसीवर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिसीवर की दोनों किडनी जो ऑलरेडी जो काम नहीं कर रही थी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया हमने, इसलिए एड्रेनल ग्लैंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगले कल क्वेश्चन करते सर क्या हुआ एड्रेनल ग्लैंड का है, तो क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं रीनल कैलकुलेट के, अब बात करते हैं किडनी स्टोन, है ना, इसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन बोलते हैं, इनके किडनी में स्टोन हो गया, ठीक है, पथरी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ना, आपको जो बोर्ड लगाए होते हैं, दीवारों पे लिखे होते हैं, पथरी का गारंटेड इलाज पाएं, 24 घंटे में पथरी को बाहर करें, ये सारे लोगों से बच कर बैठ के कोई भी डॉक्टर जो बहुत सक्षम इफेक्टिव डॉक्टर होगा वो कभी भी जो है गारंटी नहीं देगा। अरे कोई पूछे मुझसे आके कि सर क्या आप इन व्यक्ति की डायबिटीज को ट्रीट करने का गारंटी लेते हैं, कितने दिन का वारंटी देंगे, कितने दिन का गारंटी देंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं, देयर इज नो गारंटी, नो वारंटी, आई विल डू माई वर्क विथ फुल ऑनेस्टी, विथ फुल डेडिकेशन, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मेडिसिन, टाइम पे लीजिए आप, डाइट मैनेज कीजिए आप, then we will see the outcome। हर व्यक्ति अलग अलग होता है। वाई आप कोई वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं या पंखा बेच रहे हैं या घड़ी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं आप जो गारंटी और वारंटी ले रहे हैं आप कि ये गारंटी ना ये वारंटी की 24 घंटे हैं पथरी बाहर, ये जो है ना बड़े खतरनाक है। मतलब आपको मैं तो दुनिया के कई देश घुमाओ, मेरे को ऐसे विज्ञापन कहीं देखने नहीं मिले जो भारत में देखने मिले मेरे को, मतलब हमारे यहाँ तो लोग मतलब प्रकांड विद्वान टाइप के लोग हैं ना। तो रीनल कैलकुलाई की बात करते हैं, स्टोन जो है वो एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट इज मोर कॉमनली सिन के, ये क्या करते हैं कई बार जो है वो क्रिस्टलाइन मास है किडनी में कई बार मास बनाते हैं और धीमे धीमे ये जमा डिपोजिशन होने लगता है। और डिपोजिशन क्यों होता है, क्योंकि कारण ये कि आपका वाटर इंटेक काफी कम है, या तो आपकी डाइट में ऑक्सलेट केमिकल अधिक मात्रा में ले रहे हैं आपके, दूसरा आपका वाटर इंटेक कम है, तो ये क्रिस्टल जो है वो प्रॉपर्ली वॉश आउट है, फ्लश नहीं हो पा रहे हैं, तो जमा होने लगते हैं, ठीक है। तो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट और कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें फॉर्म्ड विद इन द किडनी के, तो जो बहुत हाई कैल्शियम डाइट लेते हैं दे टेकिंग हाई कैल्शियम के, जैसे आप देखेंगे तो मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी, मैं गांव में कहीं गया था तो मैंने देखा कि छोटे स्कूल के बच्चे जो है ना और उनकी मम्मियां, बच्चे और मम्मियां, वो जो होता ना स्लेट बत्ती होती है, चूने की जो बनती है बत्ती से लिखते हैं स्लेट पे, ब्लैक स्लेट पे लिखते हैं, वो खाते हैं। कई लोग चूना बहुत अधिक खाते हैं। तो ये जो हाई इस तरह के जो केमिकल होते हैं ना, ये बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं कई बार, ठीक है। एक लेवल के बाद वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते, बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, तो कैल्शियम अधिक होना। फिर जो लोग जो है वो हाई ऑक्सलेट डाइट वाली डाइट चलते हैं, जिससे मान लो कुछ लोग होते हैं जो बहुत अधिक जो है वो दे आर टेकिंग मोर दिस केमिकल, जो जैसे सिट्रस फ्रूट एक लेवल से ऊपर लेते हैं, आपके गोभी एक लेवल से ऊपर लेते हैं, तो कई बार ऑक्सलेट रिच जो फूड होते हैं, आप देखना एक लिस्ट मिल जाएगा आपको, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं रहा कि ऑक्सलेट वाले फूड को, जनरली आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स के, तो देयर आर सम फूड रिच इन द ऑक्सलेट केमिकल के, तो वो जमा होते हैं, तो ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा, जमा होने लगेगा, और वो फिर किडनी से वाटर इंटेक भी कम, ऊपर से काम ये कि वाटर इंटेक भी कम है, तो फ्लश नहीं हो पाता, जमा होने लगता है वो, ठीक है, उससे स्टोन बन जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कैलिसिस में बन रहा है जो माइनर कैलिस मेजर कैलिस बन रहा है, उसे हम कैलिसियल स्टोन बोल रहे हैं।
पेल्विस में बन रहा है वो रीनल पेल्विस स्टोन है, और जो यूरेटर में बन रहा है वो यूरेटर स्टोन के। तो ये स्टोन क्या करता है, ये यूरिन के बाहर निकलने को रोक देता है, यानी जो स्टोन होते हैं वो कैलिक्स को बनेंगे तो कैलिक्स वाला हिस्सा ब्लॉक कर देंगे, पेल्विस में बनेंगे तो पेल्विस से यूरिन का बाहर निकलना और ब्लॉक कर देंगे उठ के, और यूरेथ्रा में बनेंगे तो यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देंगे स्टोन, ठीक है ना। और ये स्टोन जब ब्लॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि इससे यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो पाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और तेज दर्द होता है व्यक्ति को, ठीक है। देखिए आप ना ये ऑपरेट करके निकाले गए स्टोन, आप देखिए ये दिस आर द स्टोन, ये रीनल स्टोन है, आपको हाथ में दिखाई पड़ रहा है, दिस आर द रीनल स्टोन्स, ठीक है। देखिए आप इस तरह के स्टोन है, आप देखेंगे पेशेंट से कई बार ऑपरेट करने पर, देखिए आप पूरा पत्थर का पत्थर के ऐसे स्टोन कई बार हमको जो है वो पेशेंट के बॉडी में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरे किया, एक्सरे किया, आप एक्सरे में देख रहे हैं, आप एक एक्सरे में आपको सामने किडनी में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई देखो कि ये जो मार्क दिखाई पड़ रहा है, दीज आर दी स्टोन्स, दिख रहे हैं आपके, ये आपको रीनल स्टोन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब तरीका क्या है इसका, आज तरीका इसका ये है कि एक एडवांस तरीका है, वो होता है लिथोट्रॉप्सी के। हम जो है वो वेब्स का हम जो है वो लेजर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम अल्ट्रासाउंड शॉक वेब का यूज करते हैं, लेजर का भी यूज करते हैं, तो लेजर की हेल्प से या अल्ट्रासाउंड शॉक वेब की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टोन के ऊपर हम जो है वो वेब को डालते हैं, स्टोन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करते हैं, और फिर ये क्रश टुकड़े जो होते हैं यूरेटर से बाहर निकल जाते हैं, कि यूरेटर के थ्रू ये बाहर निकलते हैं। तो स्मॉलर पीसेस को हम क्या करते हैं, फिर यूरेटर से बाहर निकालते हैं। कई बार बड़ा स्टोन होता है तो हमको ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए एंड समटाइम्स वी यूज दी जो है वो यूरेट्रोस्कोप का यूज करते हैं, और एक हम जो है वो ट्यूब डालते हैं अंदर, और ये स्टोन को पकड़ के बाहर लाते हैं, किडनी स्टोन को ये बाहर लेके आती है। तो ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, इसमें यूरेट्रोस्कोप दिखाई पड़ रहा है, जो आपके यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो इंटर करते हैं, और जो है वो फाइनली ब्लड जाता है वो प्रोब अंदर जाके जो किडनी के लेवल से जाके वो निकाल के यूरेटर से निकाल के स्टोन को वो ला सकता है, ठीक है। इसके लिए बाकायदा से जो है डॉक्टर होते हैं, इनको हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं इनको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, कि यूरोसर्जन होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स का काम करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली किडनी का काम करते हैं, किडनी को देखते हैं मेडिसिन लेवल पे। जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोसर्जन होते हैं, वो सर्जरी के लेवल पे देखते हैं उसको, ठीक है। मेडिकल में कई सारी स्पेशलिटी होती है। देन आते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे आते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन। जब भी कभी आइटिस वर्ड लगा होगा ना बेटा, तो आइटिस वर्ड का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। आइटिस वर्ड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन के। तो मैंने क्या कहा, ग्लोमेरुलस में, जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। एंड नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन है नेफ्राइटिस, और नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन कहां पर है, ग्लोमेरुलस में है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है, इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, ठीक है ना। देखिए आपके, और इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, कॉमन सिम्टम होता है भाई, जब ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन होगा तो ठीक से जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा ब्लड के, और आप देखेंगे कि बॉडी में यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको बाहर यानी जब फिल्ट्रेट ही नहीं बनेगा तो बॉडी में फ्लूइड लेवल बढ़ने लगेगा, तो सूजन आने लगेगी बॉडी के अंदर के। तो आप देखें कि जो सूजन है, पैरों में सूजन का आना कई बार किडनी की बीमारी का संकेत होता है, पैरों में सूजन का आना कई बार किडनी की बीमारी का संकेत भी होता है। अब देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सूजन क्यों आती है, क्योंकि फिल्ट्रेट नहीं बन पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा ब्लड, तो जो है फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हम देख रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, हम देख रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के, इसमें किडनी में कई सारे सिस्ट बन गए होते हैं कि ये होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है ना। इसमें बॉडी में किडनी के अंदर कई सारे सिस्ट बन गए होते हैं। आप देखें तब नॉर्मल किडनी, एक तब जगह सिस्ट वाली किडनी दिखाई पड़े, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है वो, उसमें भी क्या होता है कि जनरली किडनी का एफिशिएंसी काफी कम हो जाता है, ठीक है। फिर कई बार किडनी में ट्यूमर आता है, तो आप देखें किडनी में ट्यूमर दिखाई पड़ रहा है, और इस ट्यूमर को फिर जो है ऑपरेट करके इसको रिमूव किया जाता है, और किडनी को फिर क्लोज करते हैं, तो ये ऑपरेशन करके जो किडनी को में ट्यूमर को हम कई बार निकालते हैं, ठीक है। फिर किडनी की बीमारी के सिम्टम क्या होते हैं कि यूरिन का आउटपुट है, यूरिन का यूरिनेशन कम हो जाता है, थकान रहने लगती है, लगातार उल्टी ऐसा लग रहा होता है, नोजिया ऐसा लग रहा होता है कि पैरों में स्वेलिंग होती है, ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, भूख नहीं लगती प्रॉपर लेट के, और पूरी बॉडी में ईचिंग हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो चेहरा फूल जाता है, आंखों में चेहरे के नीचे चेहरा फूल जाता है, पफीनेस आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये किडनी की बीमारी के संकेत होते हैं, ठीक है।
किडनी की बीमारी जो है वो वन ऑफ दी कॉमन डिजीज में से एक होता है, इसलिए जो है वो इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग प्रॉपर वाटर का इंटेक करें, लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, किडनी की जांच करवाते रहें। और तो इसके लिए जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है वो वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड किडनी डे जो होता है वो होता है हमेशा सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च के महीने में जो दूसरा गुरुवार होता है, सेकेंड थर्सडे, चाहे कोई भी डेट हो, मार्च के महीने में चाहे कोई भी डेट हो, उसमें सेकेंड थर्सडे जो होता है, दूसरा जो गुरुवार होता है, उसको वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो है चैप्टर पूरा होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर? तो अब आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में लगवा दिए हैं कि आपको मैंने परफॉर्मेंस शीट भी काफी सारी दी इसके ऊपर के, तो वो सब देखना बैठ के। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बहुत जल्दी इसका फिर आपका एक जो है वो जब भी डेट कैलेंडर में मेंशन होगा तो मैं इसका आपका बाकायदा एक टॉपिक टेस्ट भी लूंगा बेटा मैं आपका के, और कई बार ऑफलाइन टेस्ट के अंदर भी शामिल करूंगा। तो जो भी फिजियोलॉजी आपका पूरा हुआ बेटा उसको बराबर रिवाइज करते चलिए, भूलना नहीं। के आप बताओ मेरे को, अच्छा एक बात, एक ओपिनियन तो मैं आपसे मांगता हूं, बताओ मेरे को, जब शुरू कर रहे थे तो लगता था एक्सक्रीटिव सिस्टम कभी समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है। अरे सब लोगों का जिस सिस्टम से लोगों को भरोसा नहीं होता, लगता है यार बेकार है, एकदम बेकार है के, वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप बताओ मेरे को एक चीज बताओ जो आपको समझ में ना आए। एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी। कितना मजेदार फिल्टर था किडनी, देखा ना अभी हमने, ठीक है ना? आप बोले पढ़ा रहे हो इसलिए सब बोल रहे हैं अपने उठ के, नहीं मैं मैं कहता हूं चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाइए, उसे फील कीजिए, उसकी सोल तक पहुंचिए। और कॉन्सेप्ट बड़े इतने कठिन नहीं थे कि आप समझ ना सकें, कि बस जरूरत है पैशन से समझने की, जरूरत है उसको अपने आप को कनेक्ट करने की, है ना बेटा? चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.